हेलो एवरीवन। अभी तक हमने जो भी देखा, जितने भी न्यूमेरिकल देखे, अब उस सीक्वेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब जैसे अभी तक आपने एक क्वेश्चन देखा था, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन है, बस जस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? प्रूव दैट इन सीरीज एलसीआर सर्किट। क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट इन सीरीज एलसीआर सर्किट the frequency at which the frequency at which the current amplitude fall to 1 by root 2 of the current at resonance are separated by interval equal to r by 2 pi into l। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है, जो हमने वहां पर पावर के थ्रू देखा था ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, याद है आपके पास बैंडविड्थ, जहां पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू आर बाय एल था। बस उसी कॉन्सेप्ट को ये रिकॉल करना चाह रहा है, जहां पे ये क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है कि मुझे ये प्रूफ करना है कि जहां पे मेरे पास करंट का जो एम्पलीट्यूड है, करंट का जो एम्पलीट्यूड है रेजोनेंस की कंडीशन में, उसका 1 बाय रूट 2 टाइम्स किसके इक्वल है मेरे पास? 1 बाय रूट 2 टाइम्स जो है मेरे पास एट रेजोनेंस आर सेपरेटेड बाय इंटरवल इक्वल टू आर बाय 2 पाई है। ठीक है। तो मुझे जो प्रूव करना है, मैं एक बार फिर से रीड करता हूं, आप क्वेश्चन देखते चलना। प्रूव दैट इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट द फ्रीक्वेंसी it which the current amplitude which the current amplitude to 1 by root 2 of the current at resonance are separated by at interval equal to r by 2 pi into l। ठीक, तो देखो, जो क्वेश्चन पे बोल रहा है कि अगर आपको ग्राफ याद हो तो आप कैसा देखते थे? फ्रीक्वेंसी का अगर करंट के साथ ग्राफ देखते थे तो आपको ये मालूम था कि जब जीरो फ्रीक्वेंसी थी तब करंट कितना था? जीरो था सीरीज में। फिर इसके बाद मैक्सिमम करंट होता था, फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होता था। मैक्सिमम करंट किस कंडीशन पे मिलता था? बोलो। मैक्सिमम करंट जो था वो रेजोनेंट की कंडीशन पे मिलता था। ठीक, अब रेजोनेंट की कंडीशन पे जो मैक्सिमम करंट मिलता था, यहाँ पे जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती थी। मतलब यहाँ पे जेड मिनिमम मिलता था, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती थी? आर के इक्वल। यहाँ पे जो करंट होगा, मैं एजम्पशंस कर लिया कि वो करंट कौन सा है? आई नॉट, या फिर मैं कह दिया कि वी नॉट बाय ओ कौन सा है? आर। इतना ही कहना था क्वेश्चन में, यही चीज प्रूव करनी थी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पे यहां तक कहने के बाद अब क्वेश्चन पे ये बोलना है कि जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है आई नॉट बाय ऑफ रूट 2 करंट, मतलब जो मैक्सिमम करंट का 1 बाय रूट 2 टाइम्स है, मैक्सिमम करंट का 1 बाय रूट 2 टाइम्स जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है? आर बाय एल के इक्वल। या फिर वो बोल रहा है कि जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है एक्चुअल में आर बाय एल, या F2 माइनस ऑफ F1 जो है वो R बाई ऑफ 2 पाई इंटू एल के इक्वल। तो मैं अगर यहाँ पर से किसी एक इंस्टेंट पे पहुंचा जहां पे करंट जो है मेरे पास आई नॉट बाय ऑफ रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2 है, तो यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पे करंट की वैल्यू आई नॉट बाय रूट 2 मिलेगी। एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। एक फ्रीक्वेंसी ये लो होगी और ये कौन सी होगी? हाई होगी। तो F2 माइनस F1 की जो वैल्यू बोल रहा है कि वो आई नॉट बाई ऑफ रूट 2 जब मिलेगा तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो R बाई 2 पाई इंटू एल के इक्वल है। ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन कर रहा है। तो देखो, आई नॉट बाई ऑफ रूट 2, आई नॉट बाय रूट 2 को मैं कितना लिख सकता हूँ? वी नॉट स्क्वायर रूट 2 आर, ये चीज लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे जो जेड है वो मेरे पास आर के इक्वल होगा क्या? नहीं, यहाँ पे जेड आर के इक्वल नहीं है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर वी नॉट स्क्वायर रूट 2 आर जो है, वी नॉट बाय स्क्वायर रूट 2 आर जो है, ये मेरे पास किसके इक्वल होगा? वी नॉट बाय ओ, जेड के इक्वल। जेड की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 2 आर के इक्वल हो रही है।
इस हिसाब से देखो वोल्टेज तो मेरे पास सेम ही है, वी नॉट। ठीक, तो अगले स्टेप पे देखो, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि वी नॉट स्क्वायर रूट टू आर इज इक्वल टू वी नॉट, जेड की वैल्यू को हम कितना लिखते हैं बोलो, आर स्क्वायर प्लस ओ कितना, ओमेगा एल माइनस ओ कौन सा, 1/ओमेगा c का स्क्वायर और होल ऑफ का स्क्वायर रूट। यही लिख दो, वी नॉट क्या कर दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, एजम्पशंस करो कि स्क्वायर किए तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर रूट 2r। स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा बोलो, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दिखेगा ओमेगा एल माइनस ऑफ ओमेगा c का स्क्वायर इज इज इक्वल टू आपके पास कुछ कुछ अब दिखना स्टार्ट हो रहा होगा, बस आपको यहां पर से समझने की कोशिश करना है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, आर का स्क्वायर। जैसे मैं इसको सॉल्व किया तो मुझे दिखेगा ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, यही दिखेगा। देखो पहले यही दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो दो वैल्यू दिखेगी। अब ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू एक बार पॉजिटिव है और एक बार निगेटिव अगर मैं लिया तो मैं इसको दो तरह से ले सकता हूं, या तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, या तो फिर मैं ये कहना स्टार्ट किया कि मेरे पास ओमेगा एल, ये बताओ इधर मेरे पास कैसा बिहेवियर होता है, लो फ्रीक्वेंसी में, इंडक्टिव या कैपेसिटिव। देखो ये मेरे पास कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा, ये मेरे पास कैपेसिटिव बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है, इंडक्टिव नहीं करता। और इधर कैसा इंडक्टिव, और इधर मेरे पास कौन सा होता है, इंडक्टिव मेरे पास होता है, इधर कैपेसिटिव होता है। इधर एक्सएल ज्यादा होता है, एक्सी कम होता है, और इस साइड मेरे पास एक्सी ज्यादा होता है, एक्सएल कम होता है। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ऐसा होता है तो अब बताओ मैं ओमेगा की वैल्यू, अगर मुझे ओमेगा एल ज्यादा होगा 1/ओमेगा c से, तो मेरे पास ये एक्सी है, ये एक्सएल है। इसका मतलब एक्सएल कैसा है, ज्यादा है, एक्सी कम है, तो मेरे पास आगे की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, तो ये ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 1, सॉरी ओमेगा 2, और ये कौन सा हुआ, c इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस आर। ये वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। जब मेरे पास पीछे की फ्रीक्वेंसी आएगी, मतलब 1/ओमेगा 1c, तो ये कौन सा हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा। ये चीज देखने को मिलेगा। एक बार देख लो, दो इक्वेशन देखने को मिलेंगे, एक इक्वेशन फर्स्ट और एक इक्वेशन सेकेंड। देखो ठीक, चलो अब देखो इसी इक्वेशन को कैसा लिख सकते हो। अगर मैं इसी हिसाब से लिखना स्टार्ट किया, इसे कितना लिखो बोलो, 2 पाई, बोलो 2 पाई f 2 l माइनस 2 पाई f 2 c इज इक्वल टू r, यही होगा। अगले स्टेप पे देखो, तो इस इक्वेशन अगर मैं f2 को डिवाइड कर दिया तो कैसे दिखेगा बोलो, ये f2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी कुछ हो जाएगा, या फिर इस पे f1 का डिवाइड कर दे, ये दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें, बस सॉल्व करना है मुझे।
अच्छा चलो, ये अप्रोच तुम लोगों से नहीं बन रही होगी, नहीं समझ में आने की कोशिश हो रही होगी, ठीक है, मैं इस अप्रोच को ही एलिमिनेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद वो दो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा, एक बार पॉजिटिव लेने का, एक बार निगेटिव लेने का। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा ना प्लस के लिए, फिर निगेटिव नहीं आ सकता। ओमेगा की दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस वाला है और एक बार माइनस वाला, जो डिराइव किया था पावर के लिए, अगर आपको याद हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चलो इसी वीडियो में 5वें 7वें या 8वें 9वें नंबर पे या 10वें नंबर वाली वीडियो होगा इसमें। देखो मैं इसे फिर से लिख के दिखाता हूं। मैं इसे कैसा लिख रहा हूं, देखो मेरे पास इधर सर्किट कैपेसिटिव है, इधर इंडक्टिव। अगर मेरे पास इंडक्टिव बिहेवियर ज्यादा होगा, कैपेसिटिव कम होगा, तो एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू कैसी आएगी, ये सिंबल पॉजिटिव होगा। अगर ये एक्सएल ज्यादा होगा, एक्सी कम होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैं कितना लिखूंगा, ओमेगा एल माइनस ऑफ 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू प्लस आर। अगर मेरे पास एक्सएल की वैल्यू कम, एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा वैल्यू को मैं किससे लिख रहा हूँ, 2 से। पहली वाली वैल्यू को कितना लिख रहा हूँ, ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू माइनस। ठीक, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई किया तो कैसा दिखेगा मेरे पास, बोलो, 2 पाई F2 L माइनस 1/2 पाई F1 इंटू सॉरी F2C इज इक्वल टू प्लस का। ठीक, इसके बाद इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देता हूं। इसको कितना लिख दे रहा हूं, देखो 2 पाई F1L माइनस 1/2 पाई F1C इज इक्वल टू माइनस आर। इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकेंड। अगर एजम्पशंस करो कि इसको मैं किससे डिवाइड किया, F1 से डिवाइड किया, तो F2/F1, इसको डिवाइड किया तो F2 इंटू कितना हो जाएगा, F1, यही होगा। ठीक है, देखो इसको अगर मैं F1 से डिवाइड किया तो किस तरह से दिखेगा। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइडेड बाय ऑफ कितने से कर दिया, बाय F1 से। कितना हो जाएगा बोलो, 2 पाई F2/F1 इंटू L माइनस 1/2 पाई F2 इंटू F1 इंटू C, और ये कितना हो जाएगा, R/F1। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर। अभी देखना मैं वही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इक्वेशन 2 को सिर्फ क्या करो, डिवाइडेड बाय किससे कर दो, F2 से कर दो। ठीक, तो ये मैं सेम करना चाहता हूं, ये जो रेशियो के टर्म है ये मैं सेम करना चाहता हूं। तो 2 पाई F1 बाय कितना हो जाएगा, F2, फिर से L माइनस हो 1/2 पाई F1 इंटू F2 इंटू C इज इक्वल टू माइनस R/F2। ये इक्वेशन नंबर कौन सा है, बी है। अगर मैं ये दोनों को क्या करूं, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी ए को मैं ऐड कर दूं इक्वेशन नंबर कौन से, बी से, तो देखो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट, ये सब्सट्रैक्ट करूं, सब्सट्रैक्ट करूंगा। अगर सब्सट्रैक्ट किया तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट। मेरे पास ये कितना होगा बोलो, 2 पाई F2/F1 इंटू L माइनस 2 पाई F1 इंटू F2 इंटू L। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। अब ये कितना हो जाएगा, R/F1 प्लस ऑफ R बाई कौन सा हो जाएगा, F2, यही होगा। देखो उसके बाद यहां पर से देखो तो ये 2 पाई इंटू L तो कॉमन हो गया। अगले स्टेप पे बताओ, F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर अपॉन F2 इंटू F1। इधर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, R को कॉमन ले लोगे, F2 प्लस F1 अपॉन में डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, F1 इंटू F2। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। तो बोलो अगले स्टेप में मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, F2 माइनस F1, और ये कितना हुआ, F2 प्लस F1 इज इक्वल टू R, और ये कितना हुआ मेरे पास बोलो, F2 प्लस F1, और इधर डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 पाई इंटू L। ये टर्म और ये टर्म
कैंसिल, तो जो मेरे पास टर्म आएगा वो कितना आएगा, F2 माइनस F1 की वैल्यू R/2 पाई इंटू एल आ जाएगा। वही चीज प्रूफ हुआ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बिना भी बता दिया इस बार। ठीक, एक बार चेक करो इसको पूरा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं देख लेता हूं पहले, जब तक आप इसको देखो। सेकंड क्वेश्चन मेरा कहाँ गया, हाँ मैं इसको इरेज कर देता हूं। रफ करूं, हाँ स्क्रीनशॉट मारने की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी रहती है ना, स्क्रीनशॉट भी तो मार लेते हो। हाँ क्यों, बोलो। वेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो रहा होगा, देखते हैं। ठीक, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ए डीसी ऑफ 2 एम्पियर एंड एन एसी ऑफ पीक वैल्यू 2 एम्पियर। ठीक, एक बार डीसी का है मेरे पास कितना वैल्यू, डीसी के लिए कितना बोला है एग्जांपल में, बोल। डीसी के लिए क्वेश्चन पे मेंशन कर दिया है कि आई डीसी या आई की जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर। ठीक, ये कौन सी वैल्यू है, डीसी है। फिर क्वेश्चन पे बोल रहा है एंड पीक वैल्यू कितना है, 2 एम्पियर, किसका, एसी का। ए डीसी ऑफ 2 एम्पियर एंड एन एसी ऑफ पीक वैल्यू 2 एम्पियर। ठीक, तो एसी का पीक वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, 2 एम्पियर। ठीक है, फ्लो थ्रू ए रजिस्टर 2 ओम एंड 1 ओम रिस्पेक्टिव। ये किसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 2 ओम, और इस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 1 ओम। ठीक, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन दी टू रेजिस्टेंस इन द सेम टाइम इंटरवल। दोनों में टाइम इंटरवल कैसा है, सेम क्वेश्चन पे गिवन है, बस रेशियो पूछ लिया है किसकी वैल्यू का, हीट की वैल्यू, कौन सी वैल्यू का, हीट की वैल्यू के लिए पूछ लिया हुआ है। ठीक है, चलो तो रेशियो पूछा है किसके किसके बीच में, एसी और सॉरी डीसी और एसी के करंट के थ्रू जो मेरे पास हीट प्रोड्यूस होगा वो वैल्यूएशन मुझे बताना है। तो देखो अगर सिंपल सी बात आपको मालूम हो कि मेरे पास जब हम डीसी के लिए या हीट जो देखते हैं वो एक्चुअल में कौन सा होता है, एवरेज पावर इनटू क्या होता है, टाइम होता है। तो डीसी के लिए जब देखते हो तो डीसी के लिए कितना होता है, आई स्क्वायर डीसी इंटू आर इंटू कितना होता है, टी होता है। ये फर्स्ट ऑफ के लिए है। उसी तरह से एसी के लिए जब देखते हो तो हीट जो देखना है, यहाँ पे पी एवरेज इंटू टी, यहाँ पर पी एवरेज आरएमएस के इक्वल होता है, बट यहाँ पे कितना होता है, अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव नहीं भी है तो हम क्या लिखते हैं, आप देखो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव इंटू टी लिखोगे। ये एक्चुअल में होगा, ये भी आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, लेकिन वी आर एम एस को कितना लिखते हो, आई आर एम एस अपॉन जेड लिखते हो। मैं लिखने का तरीका बस बता रहा हूं आपको, एग्जाम में ये स्टेप के बाद डायरेक्ट फाइनल स्टेप आना चाहिए, आर बाय
जेड, वहां पर जो मैं बताया था तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, यही होता है ना भाई साहब, वी आर एम एस की वैल्यू आई आर एम एस इंटू जेड होगा, तो जेड से जेड कैंसिल, तो आप कितना लिखोगे, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इंटू टी, और यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होगा वो आई स्क्वायर डी सी इंटू आर इंटू टी होगा। तो ये बताओ, ये मेरे पास मैक्सिमम करंट है, ये कौन सा करंट है, मैक्सिमम करंट है, तो आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट बाय रूट टू, आई नोट की वैल्यू कितना है मेरे पास 2 एम्पियर अपॉन स्क्वायर रूट टू, तो मतलब ये वैल्यू कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 एम्पियर, ठीक, डीसी में कोई दिक्कत नहीं। तो S2 की जो वैल्यू, सॉरी ये H1 है ना, तो जो H1 की वैल्यू है आई स्क्वायर डीसी कितना है मेरे पास 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है 2 एम्पियर, सॉरी 2 ओम, और टाइम दोनों के लिए सेम है, तो H1 की वैल्यू 2 2 जा 4 2 जा ऑफ कितना हो गया 8t, H2 की जो वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2, R की वैल्यू कितना है 1 इंटू कितना हो गया t, तो H2 इज इक्वल टू 2t, तो दोनों का रेशियो पूछ लिया है, कौन सी बहुत बड़ी बात बोला था, बोलो H1 बाय ओ H2 कितना हो गया 8t बाय 2t, t और t कैंसिल 4, H1 बाय H2 का जो रेशियो है वो कितना है 4 है, ठीक, देखो इसको जल्दी से, चलो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हो गया ना, एक और क्वेश्चन है फिर, अभी क्वेश्चन का ही सिलसिला है पूरा, ट्रांसफार्मर से पहले जितना भी है पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है, देखो देखो इसके बाद जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए 2.2 बाय पाई हेनरी, मतलब एक इंडक्टर की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो 2.2 पाई हेनरी गिवन, इतना ही गिवन है, ठीक, और बोल रहा है 220 ओम, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 220 ओम का कॉइल है, अप्लाइड अक्रॉस ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी, कितना वोल्ट अप्लाई हो रहा है, एक्चुअल में जो ये वोल्टेज गिवन है वो कौन सा वोल्टेज गिवन है वी आरएमएस, अगर एसी में बस वी बोल दिया, मैक्सिमम करंट नहीं बोला या मैक्सिमम वोल्टेज नहीं बोला है, तो उसकी कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी आरएमएस की जो वैल्यू है वो कितनी है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितना क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज गिवन, ठीक, कैलकुलेट वॉटलेस करंट इन दिस सर्किट, कौन सा करंट पूछ लिया, वॉटलेस करंट पूछ लिया है, हमारे पास इतना ज्यादा कोई भी समस्या की बात है ही नहीं, कौन सा करंट पूछा, वॉटलेस करंट पूछा है, तो वॉटलेस करंट में आपको एक ही चीज देखने को मिलती है, वॉटलेस करंट मतलब मेरे पास कौन सा था, जो मेरे पास आरएमएस वैल्यू है, कौन सी आरएमएस वैल्यू है, उस आरएमएस वैल्यू का कौन सा मेरे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी, आई आर एम एस इंटू साइन फाइव, यही तो वॉटलेस करंट था, यही करंट था ना, आप क्या पढ़ते हो पावर के लिए, वॉटलेस ऑफ पावर मतलब जिसके पावर का यूज ऑफ नहीं हो रहा था वो कौन सा था, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ करंट, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव देख रहे थे, जहां पे साइन फाइव वाला कंपोनेंट दिखा ही नहीं, तो साइन फाइव वाला कंपोनेंट वॉटलेस करंट या रिएक्टिव पावर यही यूज होता है, ठीक, तो देखो आई आर एम एस की वैल्यू एक्चुअल में कितना होगा मेरे पास, यहाँ पर कहीं पर भी मुझे आई की वैल्यू गिवन नहीं, तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअल में वी आर एम एस गिवन है, बट इसी में मेरे पास अगर रेजोनेंस की कंडीशन है तो आर की वैल्यू जेड के इक्वल होगा, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन नहीं थी, यहाँ जेड होगा, और ये कौन सा हो जाएगा साइन फाइव,
तो मुझे दो चीज फाइंड करना है, एक फाई और एक कौन सा, जेड। तो फाई तो मुझे मिल जाएगा, फाई अगर फाई की वैल्यू की बात की जाए तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहीं से फाइंड करना स्टार्ट करते हैं, एक से, क्योंकि आपको मालूम है कि 10 फाई इज इक्वल टू, सर्किट सिर्फ एलआर सर्किट है, तो एलआर सर्किट में एक्सएल बाई कितना होता है, आर। एक्सएल की वैल्यू कितना होता है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई। एफ की वैल्यू कितना है, 50, और इंडक्टर की वैल्यू कितना है, 2.2 बाई ऑफ पाई। पाई से पाई पहले ही उड़ा दिए, ठीक। ये कितना हो जाएगा, जीरो कैंसिल आउट करेगा इसको, तो मतलब मेरे पास कितना 22 और 2 कितना हो जाएगा 44, ठीक। 44 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो आपके पास फाइनल आंसर 220, ठीक। या फिर डायरेक्टली इसको भी सॉल्व कर सकते थे, तो 220 हेनरी, ठीक। तो हेनरी नहीं रहा ना, ओम हो गया, ओम। एक्सेल की वैल्यू फाइंड कर दिए, तो एक्सेल की वैल्यू कितना हो गया 220, और आर की वैल्यू भी कितना है 220, तो 10 फाइव इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 1 हो गया। अगर 1 हो गया तो 10 फाइव की वैल्यू अगर 1 है तो फाइव की वैल्यू कितना होगा, 10 की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री पे, खत्म कहानी। अब जेड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो जेड मेरे पास कितना होगा बोलो, कितना होगा, आर का स्क्वायर प्लस हो एक्सएल का स्क्वायर। तो आपके पास आर का स्क्वायर कितना है 220 का स्क्वायर, प्लस हो एक्सएल का 220 का स्क्वायर, 220 बाहर स्क्वायर रूट 2, ये कितना हो गया 220 इंटू रूट 2। तो मेरे पास बता दो भाई वॉटलेस करंट। अब कौन सी बहुत बड़ी बात हमने करी, आईआरएमएस ही होता है ना कि मैक्सिमम करंट होता है, सोच लो। ये मैं गलत लिख दिया हूं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, दोनों ही कंडीशन में आरएमएस होता है। बोलो। इसको वॉटलेस करंट बोलते हैं बस। आईआरएमएस इंटू साइन फाइव को हम वॉटलेस करंट बोलते हैं, वॉटलेस करंट। ये आईआरएमएस में लिख दिया तो इसलिए मैं बोला कि गलत लिख दिया, ठीक है। चलो सॉरी, गड़बड़ हो जाती है ना कई बार जल्दी जल्दी लिखते लिखते। बोलो वीआरएमएस की वैल्यू 220, जेड की वैल्यू 220 इंटू रूट 2, साइन फाइव की वैल्यू कितना है 45। बोलो 220 कैंसिल आउट, 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, मतलब कितना हो गया 1 बाय 2। वॉटलेस करंट की जो वैल्यू होगी वो 1 बाय 2 एम्पियर के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी 1 बाय 2 एम्पियर के इक्वल। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं जवानों, ठीक है। देश का फ्यूचर इन मजबूत कंधों पे है, इन नहीं जो देख रहे हो उनके भी। अब तो ये बुढ़ापे में आ गए, दाढ़ी बाल सब सफेद होने लगे तो अभी भी मेरे इन जवान कंधों पे रहेगा। वो जैसे एक साउथ में एक ब्रह्मानंदम नहीं आता, उसकी उम्र ही कभी कम नहीं हो रही, हमेशा ही वो बेचारा बुजुर्ग था, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सीरीज एलसीआर सर्किट है, एल की वैल्यू, कौन सी सर्किट है सीरीज एलसीआर सर्किट, कौन सी सर्किट है सीरीज एलसीआर सर्किट है, जिसमें एल की जो वैल्यू है, एल की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है 10 मिली हेनरी है, ठीक है। और बोल रहा है कि आर की जो वैल्यू है वो कितने ओम है मेरे पास
3 ओम है, ठीक। और क्या बोल रहा है कि C की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रोफेराड है, इतनी की चीज के कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ओ, जहां पे AC सोर्स में E की जो वैल्यू है वो 15 cos ओमेगा t इतना मेंशन है, ठीक, वोल्ट में, सॉरी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, calculate the current amplitude and the average power dissipated per cycle at a frequency which is 10% lower than the resonant frequency। मतलब वो ये बोल रहा है कि उस फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे कितना पावर का कंजप्शन होगा पर साइकिल पे जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 10% कम है, ठीक। तो बस उसके लिए सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करके रखना स्टार्ट करना। स्टार्ट करें। देखो हो सकता है मैं कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये बोल दिया मुझे पूरी कैलकुलेशन उस फॉर्मेट के लिए आनी है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 10% कम है उस फ्रीक्वेंसी की। तो पहले मुझे ये तो पता चले कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्योंकि मुझे जब पावर फाइंड करना है तो आप खुद समझो कि आपके पास जो पी एवरेज है एक्चुअल में वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कितना है मेरे पास कॉस फाइव। क्वेश्चंस पे आपको वी आर एम एस की वैल्यू कहीं मेंशन है क्या? क्या आई आर एम एस की वैल्यू मेंशन है क्या? वी आर एम एस हम फाइंड कर लेंगे, आई आर एम एस हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? ये मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वी नॉट या ई आर ई नॉट है, तो ई नॉट बाय रूट 2 कर दूंगा तो वी आर एम एस आ जाएगा। रेजोनेंट की कंडीशन नहीं है तो आई आर एम एस की वैल्यू वी आर एम एस बाय कितना कर देंगे, जेड कर देंगे। cos फाइव की वैल्यू हमारे पास एलसीआर सर्किट है तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर लिख लेंगे। लेकिन ये सब चीज में एक ही बात अटकती है कि मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं गिवन, मुझे एल और आर गिवन है, और अगर एल और आर गिवन है तो मुझे ओमेगा मिलना चाहिए। लेकिन पूरे क्वेश्चन में एक जगह पे आप देखो हिंट दिया, क्वेश्चन हमेशा चाहता है कि वो स्टूडेंट से सॉल्व हो। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ही क्यों जो स्टूडेंट से सॉल्व ही ना हो, वो फिर पीएचडी में और रिसर्च पे जा रहे हैं जो सॉल्व भी नहीं हो रहे होंगे। कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस वो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो सॉल्व हो सक रहे हो। तो उस क्वेश्चन पे हिंट दिया है कि मेरे पास वो फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से 10% लेस देन है उसके लिए वैल्यू फाइंड। तो पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये चीज माइंड करो। तो मुझे ये पता चलता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो 1/√LC के इक्वल, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा नोट की जो वैल्यू होगी, एल की वैल्यू कितना है मेरे पास 10 मिली हेनरी, ठीक। सी की वैल्यू कितना है मेरे पास 1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो देखो -3 -6 कितना हो गया, माइनस का 9 और एक चला गया तो 10⁻⁻8। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 10⁻⁻8 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 10⁻⁻4, ऊपर साइड जाएगा तो 10⁻+4 रेडियन पर सेकेंड। अब इसका 10% रिड्यूस है, यही बोला है ना, हाँ 10% लोअर देन, इस फ्रीक्वेंसी का 10% लेस देन फ्रीक्वेंसी के लिए कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा की जो वैल्यू इसका 10% तो 90% ऑफ बताना है मुझे किसका, 90% मतलब 90/100 10⁻⁴ रेडियन पर सेकेंड के लिए। इस फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे पूरी कैलकुलेशन करना है। तो ओमेगा की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल, तो आप लिखोगे 9 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड की, यही वैल्यू के लिए कैलकुलेट करनी है, ठीक। अब देखो इस वैल्यू के लिए अगर कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी चीज इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हुई। अगर इस वैल्यू के लिए मुझे कैलकुलेट करना है तो अब आप क्या क्या देखोगे, पहले ये बताओ। अगर जब यहां से कैलकुलेट करना है तो आपके पास पहले तो ये देखो कि है क्या क्या वैल्यू। देखो देखो आपको जेड कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। जेड के लिए एटलीस्ट ओमेगा होना चाहिए, तो ओमेगा है
मैं यहां से चाहूं तो फाइव को एलिमिनेट कर सकता हूं। फाइव को एलिमिनेट करने के लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पी एवरेज इज इक्वल टू मैं कितना लिख सकता हूं बोलो? वी आर एम एस को कितना लिख सकता हूं? आई आर एम एस, ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इनटू कितना लिखा? जेड। आई आर एम एस इंटू आर बाई ओ कितना हुआ? जेड। जेड से जेड कैंसिल। आपको ये बार बार मैं दिखा रहा हूं इसलिए ताकि एग्जाम में आपको ये याद रहे और आप जब प्रैक्टिस करो तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलो, क्योंकि मुझे फाइव कैलकुलेशन करने से मैं बच जाऊंगा इस फॉर्मेट से। आई आर एम एस में कैलकुलेट कर लूंगा। आई आर एम एस एक्चुअल में होगा कितना बताओ? मेरे पास वी आर एम एस बाय ऑफ जेड, तो मुझे तो जेड ऑलरेडी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा चाहे जिस भी फॉर्मेट के लिए जाऊं। तो जेड की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ओ एक्सएल। एक्सएल की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास 9 इंटू 10⁻³ इंटू एल की वैल्यू कितना हुआ? 10 इंटू 10⁻³ माइनस ओमेगा की जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻³ इंटू सी की जो वैल्यू होगी वो कितना हो गया? 1 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। ये चीज होगी जहां से मेरे पास जेड की जो वैल्यू है ये पूरे क्वांटिटी का क्या होते जाएगा? सॉरी, इस होल ऑफ क्वांटिटी का एक्सएल माइनस एक्ससी का इस पूरे क्वांटिटी का स्क्वायर होगा। जहां से जेड की जो वैल्यू है वो मेरे पास 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। ठीक, अगले स्टेप में देखो 10⁻³ और ये पूरा कैसा हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 90 माइनस, ये बताओ 10⁻³ होगा या नहीं होगा? और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर में कितना हो जाएगा? +3, मतलब 1000/9। और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 900 कितना हो जाएगा? 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और ये कितना हो जाएगा? 810 माइनस 1000/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 9 हो जाएगा प्लस हो, ये कितना हो जाएगा? ये लगभग लगभग 900 मतलब 190 के आसपास होना चाहिए मुझे जहां तक लग रहा है। माइनस में होगा उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, देख लो। माइनस में 190/9 का होल स्क्वायर। मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर देता लेकिन अब मेरा ऐसा अभी कुछ विशेष मन सा दिख नहीं रहा है। आप एक बार देखो फिर बाकी तो मैं सॉल्व भी करूंगा। मैं डायरेक्टली फाइनल आंसर लिख देता हूं। यही आ रहा है क्या? 21.32 के आसपास आना चाहिए। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, क्या दिक्कत है। 190 डिवाइडेड बाय ऑफ 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट 21.32। ये सब आपको एग्जाम में करना है भाई, एज ए जेई एस्पिरेंट ये तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक, अब देखो ये हो गया, तो मुझे बताओ ना IRMS की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर से ये कौन सा है? V नॉट है। इसी को मैं चाहूं तो V0/√2 इंटू जेड लिख सकता हूं। तो V नॉट की वैल्यू कितना है मेरे पास? 50। ठीक, √2 जेड की वैल्यू कितना है मेरे पास बोलो? 21.32। मत सिंप्लीफाई करो, मत सिंप्लीफाई करो। जब ऐसे रेशियो फॉर्मेट में रहे तो बिल्कुल ही मत सिंप्लीफाई करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कभी नहीं बोलता हूं कि उसे एकदम ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश भी करो। तुम्हें मन कर रहा है ना कि नहीं सर मैं इसे ही सिंप्लीफाई करूंगा, तुम्हें हमेशा आंसर सॉल्व हो के आएगा। देखो इसका स्क्वायर 19 का तो स्क्वायर एटलीस्ट पता होना चाहिए ना सबको, बोलो ये कितना हो जाएगा? 9 प्लस हो 190 का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर लगभग लगभग तो सबको पता होता है ना। देखो 36100 ये कितना हुआ? 81। 81 प्लस ऑफ 9 कितना हो जाएगा मेरे पास? ये बोलो 81 इंटू 9 लगभग लगभग 243 होता है, सॉरी 729 अपॉन 81। इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास जो भी वैल्यू आ रही है उसको एज इट इज रख लेना। ठीक, मैं रख दे रहा हूं, मैं उसी तरह से रख देता हूं। मैं आपको उसी के फॉर्मेट से, मैं क्यों नहीं सॉल्व करना चाह रहा था, मैं लिख के दिखा देता हूं। ठीक है,
36100 कितना हो गया ये मेरे पास 36829 डिवाइडेड बाय ऑफ मेरे पास कौन सा हुआ 9 और ये स्क्वायर रूट। मेरा नहीं मन कर रहा है इसको सिंप्लीफाई करने का, मेरे पास इसी तरह से मैं लिखूंगा, मैं नहीं लिख रहा, मैं इसको 15√2 इंटू इसको कितना लिख रहा हूं मैं स्क्वायर रूट 36829 और ये मेरे पास कितना हुआ 9। मेरा नहीं मन कर रहा है, कई बार एवरेज वैल्यू या जो कैलकुलेशन आता है सिंप्लीफाई करने में कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसी वैल्यू है रफ पेपर में एक उसी पॉइंट पे लिख के छोड़ दो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो 225, 9 का स्क्वायर 81, मेरे पास ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 36829 और ये r की वैल्यू कितनी है मेरे पास बोलो 3। इतना लंबा कॉम्प्लिकेशन है, अब तो सॉल्व हो सकता है, अब सॉल्व हो सकता है, ये कुछ हो रहा है क्या बोलो, अब भी आंसर नहीं होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो अब यहां पर से सिंप्लीफाई करो, 20 बार सिंप्लीफाई करने से बेटर है एक लास्ट स्टेप में सिंप्लीफाई कर लो, बस हो गया। 225 इंटू 81 इंटू कितना हुआ 3 डिवाइडेड बाय ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 36829 मेरे पास कितना हुआ ये 5 मिली नहीं 0.5 माइक्रो एम्पियर के आसपास आ रहा है, माइक्रो एम्पियर नहीं होगा ना, ये वॉट में होगा, हाँ वॉट में होगा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या देखो एक बार, देख लो एक बार, यहां तक तो सही था, सही है वो, यहां कुछ गड़बड़ हुआ, VRMS की वैल्यू 15 ठीक है, 225 इंटू 81 डिवाइडेड बाय 2 ये टर्म बाहर आएगा तो यही हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, पावर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम आ रही है, बहुत ही ज्यादा कम, ऐसा कैसे हो सकता है, और जबकि हमारे थ्रू लिखी गई वैल्यू एकदम परफेक्टली सत्य है। फिफ्टीन डिवाइडेड बाय 21.32 ठीक है का होल स्क्वायर ठीक है इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 है, एकदम 3 है ठीक, ठीक है इस वाली मेथड से तो आ रहा है, इसमें भी आना चाहिए ना, ये रेशियो अगर मैं यहां पे पुट कर रहा हूं तब भी आना चाहिए, तो देखो एक बार 225 ठीक 15 इंटू 15 इतना ही होता है इंटू 81 ठीक डिवाइडेड बाय 36829 ठीक डिवाइडेड बाय 2 अब कुछ और आ रहा है, मैं कैलकुलेटर से आंसर नहीं फाइंड कर पा रहा हूं, वाओ क्या ही बढ़िया मैथमेटिक्स लगा रहा हूं, 225 इंटू 81 इंटू 3 ठीक डिवाइडेड बाय 36829 ठीक डिवाइडेड बाय 2 सही तो आंसर आ रहा है, दोनों अप्रोचेस से आ रहा है, मैं कुछ उल्टा पुल्टा वैल्यू पुट कर रहा हूँ कैलकुलेटर में ठीक है,
तो भाई देख लो, कैलकुलेटर से भी गलतियां होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वॉट, ये आंसर आएगा, देख लो एक बार। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद अगले पोर्शन पे चलेंगे। लास्ट ट्राई करते हैं या फिर एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके बाद स्टार्ट होगा, बाकी बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ ये लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट के लिए तो ये लास्ट रहेगा, फिर और 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, वो नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 2 पार्ट में, ठीक है। चलो ये रफ करता हूं मैं। रुको, क्वेश्चन दिखा, देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास। इन एन एसी सर्किट द वोल्टेज अप्लाइड, तो वोल्टेज कितना अप्लाइड हो रहा है बोलो। ई की वैल्यू जो गिवन है वो 5 साइन ओमेगा, ये गिवन, ठीक। एंड एन एक करंट जो वैल्यू गिवन है करंट की 3 कॉस ओमेगा टी, ठीक। फ्लो इन सर्किट कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेशंस इन द सर्किट या डिसिपेटेड इन सर्किट। एवरेज पावर कितना मेरे पास जाएगा ये सिंपल सा बताना है, ठीक है। देखो तो हमारे पास जो एवरेज पावर होता है वो कितना होता है, मेरे पास दो इक्वेशन गिवन कर दिया है। तो एवरेज पावर एक्चुअल में होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस आई, ठीक। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को देखूं तो क्या दोनों सेम फॉर्मेट में है, क्या दोनों में मेरे पास साइन और साइन है, क्या जो हार्मोनिक फंक्शंस है क्या दोनों सेम है, नहीं। हम हमेशा जब फेस को कंपेयर करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि अगर ये साइन में है तो ये भी साइन में रहे, अगर एक कॉस में है तो दूसरा भी कॉस में रहे। जब फेस डिफरेंस को हम कंपेयर करते हैं तो ये चीज हम हमेशा देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरे पास कितना है, कॉस है। तो मेरा प्राइम टारगेट ये है कि कॉस को कन्वर्ट कर लूं किसमें, साइन। तो मुझे या तो इसको कन्वर्ट कर लूं या इसको कन्वर्ट कर लूं, क्योंकि मैं अगर इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास ज्यादा आसान साइन के लिए क्वाड्रेंट देखने के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। तो मैं इसे लिखा साइन को कितना लिख सकता हूं मैं चाहूं तो, या इसको सॉरी हटाओ, कितना लिखा 3 साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, इतना लिख सकता हूं। ये अब यहां से डिसाइड होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 90 प्लस थीटा तब भी मेरे पास कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव। इसको देख के नहीं डिसाइड करना, इसको देख के डिसाइड करना। तो साइन मेरे पास कैसा है, 90 प्लस ऑफ थीटा है, तब मेरे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो आई की जो वैल्यू है तो वो 3 साइन ओमेगा टी प्लस कितना है, पाई बाई 2। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई बाई 2। तो हम यहाँ पर जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे पी एवरेज, अगर मान के चलो वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाय रूट 2, आई आर एम एस की वैल्यू कितना है, आई नॉट बाय रूट 2 इंटू कितना मैं पुट कर दिया, कॉस फाई की वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 भी पुट कर दिया। तो अब देखो जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, या तो सर्किट प्योर कैपेसिटिव है या प्योर इंडक्टिव है, या तो प्योर कैपेसिटिव है और एक या तो प्योर इंडक्टिव है। और उन सर्किट में एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0।
और जीरो को तुम चाहे जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करो वो सारे नंबर कितना देगा, जीरो देगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो जीरो होगा। ठीक, तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आराम से देखो, आराम से सॉल्व करो। जितना आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूं आपको उतना एग्जाम से एग्जाम में नहीं सॉल्व करना। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, एक्यूरेसी जरूर मेंटेन करके रखना। इजी चैप्टर होता है, इजीली नंबर देके जाता है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।